नमस्कार। हम चंद्रगुप्त नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा कर रहे थे। नाटकीय तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा पिछले 2 व्याख्यान से हम देख रहे हैं और इसमें हमने कथावस्तु देखा और दूसरा तत्व चरित्र चित्रण देखा। आज चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा तत्व परिवेश, देश काल और वातावरण, इस पर हम बात करेंगे। बच्चों, चंद्रगुप्त प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटकों में परिवेश या संकलन त्रय के निर्वाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अन्यथा नाटक की ऐतिहासिकता नष्ट हो जाती है। देशकाल और वातावरण से मूल अभिप्राय यह है कि नाटककार अपने नाटक में जिस देश, प्रदेश और जिस युग की कथा कह रहा है, जिस समय की कथा कह रहा है, उसका एक साकार और सजीव सा चित्र जब हम उस कथा को पढ़ें, जब उस नाटक को पढ़ें, तो पढ़ते समय या उसे रंगमंच पर अभिनीत होते देखते हुए पाठक या दर्शक अपने वर्तमान को भूल जाए और मानसिक रूप से उसी देश और उसी काल में विचरण करने लगे। जैसा कि हम देखते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, यदि कभी आपने रामलीला देखी हो तो उस समय हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं रहते हैं, वर्तमान समय में नहीं रहते हैं, बल्कि हम पहुंच जाते हैं त्रेता युग में, राम के समय में। तो अगर यह प्रभाव नाटक पाठकों या दर्शकों के मन में पैदा कर पाए तो वो निश्चित रूप से सफल नाटक माना जाना चाहिए। तो इसके लिए नाटककार को उस देश और उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियों के चित्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं। उस समय के समाज का जो रहन सहन रहा होगा, रीति रिवाज, तीज त्योहार, भाव विचार आदि सभी का परिचय देना पड़ता है। इसके साथ ही भाषा और शैली भी ऐसी रखनी पड़ती है जो उस समय के, उस काल की झलक दे। और इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई ऐसी बात या वर्णन नहीं आ जाए जो उस देश और युग के प्रतिकूल प्रतीत होता हो। इस सब के निर्वाह पर ही नाटक की सफलता और असफलता निर्भर करती है। यदि हम चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने संकलन त्रय अथवा देश काल के निर्वाह का पूरा ध्यान रखा है। यदि हम इस नाटक का विश्लेषण करते हैं इस आधार पर, तो हमें दिखाई देता है कि हम जब इसमें अभिव्यक्त परिस्थितियों की बात करते हैं तो वो परिस्थितियाँ देश काल की ओर इंगित करती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थिति को, क्योंकि यह जो नाटक है चंद्रगुप्त, वो मूलतः राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण की ही कथा कहता है और बाकी सारा इसी पर निर्भर है। तो प्रसाद जी ने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को अभिव्यक्त करते समय बहुत ध्यान रखा है। चंद्रगुप्त का समय पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या, फूट और झगड़ों का समय था। नाटक के प्रारंभ में ही सिंहरण के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है। राजा नंद विलासी था जो सुरा सुंदरी में डूबा रहता था। राजा नंद और पर्वतेश्वर का विरोध था। तक्षशिला का राजकुमार यवनों का समर्थन करता है जो शत्रु पक्ष है। छोटे छोटे अनेक गणतंत्र शासक थे, परंतु उनका मिलना सरल नहीं था।
यदि हम डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के शब्दों में देखें तो वो लिखते हैं कि उस समय देश में दो प्रकार की शासन पद्धति थी, राजतंत्र और गणतंत्र। राष्ट्रीयता की भावना केवल प्रांत या प्रदेश की परिधि तक ही सीमित थी। गणतंत्रों की स्थिति राजतंत्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। यदि हम नाटक में अभिव्यक्त शब्दों पर जाएं तो कल्याणी के शब्द इस पर प्रकाश डालते हुए हमें नज़र आते हैं। वो कहती है, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हों। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। इस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक में राजनीतिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है, जिससे हमें उस समय के वातावरण का सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त नाटक में अभिव्यक्त सामाजिक परिस्थितियों की। इस नाटक को पढ़ने से हमें उस समाज के बारे में, उस समाज के रीति रिवाज के बारे में, उस समय की स्थितियों के बारे में क्या पता लगता है, किस तरह से पता लगता है। तो चंद्रगुप्त का समय जैसा हमने देखा कि अशांति का समय था, पारस्परिक कलह से परिपूर्ण समय था। देश 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था। ब्राह्मण और क्षत्रियों में भी आपस में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष का भाव सदैव दिखाई देता था। क्षत्रिय आंभिक ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित करता है, तो क्षत्रिय नंद ब्राह्मण नाम से ही घृणा करता है। ब्राह्मण होने के कारण ही शक्टार के पुत्रों का वध नंद द्वारा करवाया गया था। इतना ही नहीं, वह चाणक्य के पिता चणक को मगध से निर्वासित कर देता है और उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे देता है। ब्राह्मण शब्द सुनकर नंद कह उठता है, ब्राह्मण जिधर देखो पृथ्वी के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। ब्राह्मण होने के कारण ही नंद चाणक्य का अपमान करता है और अंत में उसकी शिखा पकड़वाकर प्रतिहारी द्वारा बाहर निकलवा देता है। क्षत्रिय और शूद्रों का द्वेष भी हमें दृष्टिगत होता है। पर्वतेश्वर नंद को शूद्र समझता है, इसलिए वह उसकी पुत्री कल्याणी से विवाह करना अस्वीकार कर देता है। अतः देखा जा सकता है इस नाटक को पढ़ने के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन समाज की जो स्थिति थी वो बहुत ही शोचनीय और कलहपूर्ण थी। अब आते हैं हम इस नाटक में अभिव्यक्त धार्मिक परिस्थितियों पर। जैसा कि हमने देखा, धार्मिक दृष्टि से देश में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और इसके साथ ही साथ एक और धर्म अपनी प्रधानता रखता था, वो था बौद्ध धर्म। लेकिन दोनों धर्मों में विरोध था। अमात्य राक्षस बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो चाणक्य ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। राक्षस का मत था केवल संदर्भ की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। इसके विपरीत चाणक्य का विचार था, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। और चाणक्य का ऐसा मानना था कि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर जनता को नचाया जा रहा था। शासक अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु जनता में धर्म के नाम पर परस्पर संघर्ष करवा देता था। तो कुल मिलाकर के तत्कालीन जो धार्मिक स्थिति थी वो भी हम देखते हैं कि थी निम्न कोटि की थी और यह हमें नाटक पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में विभिन्न परिस्थितियों का सांगोपांग चित्रण करते हुए देशकाल और वातावरण का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। स्थान एवं काल के अंकन के साथ साथ प्रसाद जी ने कार्य व्यापार का भी पूरा ध्यान रखा है।
उन्होंने प्रमुख रूप से तत्कालीन राजनीति की झांकी प्रस्तुत की है। उसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक वातावरण भी स्वतः ही मुखरित हो गया है। प्राचीन ऐतिहासिक नामों का उल्लेख करते हुए प्रसाद जी ने एक और ऐतिहासिकता की रक्षा की है, तो दूसरी ओर वातावरण में प्राचीनता की झलक हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से बच्चों, किसी भी नाटक में जब देश काल और वातावरण की स्थिति किस तरह से अभिव्यक्त हुई है, इसकी जब समीक्षा की जाती है तो देखा जाता है कि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियाँ किस तरह से अभिव्यक्त की गई है, परिवेश किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है, उस समय में लोग कैसा पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह का आचार और विचार था, ये सारी चीज़ें उस नाटक में अभिव्यक्त होनी चाहिए। और विशेष रूप से जो ऐतिहासिक नाटक होते हैं उनमें तो नाटककार को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त नाटक की, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की जो पेनी दृष्टि थी और जो उनका विशिष्ट अध्ययन था, वो यहाँ पर अभिव्यक्त होता है जब हम देखते हैं कि उस समय का देश और काल, उस समय के स्थान और समय का चित्रण प्रसाद जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ यथार्थ रूप से किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि देश काल और वातावरण की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक एक सफल नाटक कहा जा सकता है। धन्यवाद।